Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक की डिमांड आपने कल के वीडियो के कमेंट में की थी। यानी कि आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों कमजोर होता जा रहा है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि डॉलर पे अब किसके सिग्नेचर होने वाले हैं अमेरिका में। और एक और महत्वपूर्ण खबर आई है ईरान से। ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अमेरिका के FBI के डायरेक्टर की नींद उड़ चुकी है। तो इन सारे विषयों पर, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत वाला जो न्यूज होगा वो आप सबके लिए काफी मजेदार होगा। फिलहाल तो ये खबर आप ध्यान से देखिए। ये खबर क्या है कि भारत के पास सिर्फ 5 दिन की रणनीतिक तेल भंडार कैग ने पहले ही दी थी चेतावनी या जानकारी। दोस्तों ये खबर कहां से आई है? BBC न्यूज हिंदी की तरफ से। और ये खबर पुरानी नहीं है, ये 28 मार्च 2026 की खबर है। यानी कि ये आज की खबर है, सुबह की खबर है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसी कुछ खबरें होती हैं जो लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट करती है, और एक बार जब पैनिक क्रिएट हो जाता है तो लोगों के बीच में एक हड़कंप मच जाता है। कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं हमारे नेताओं की तरफ से, जैसे कि लॉकडाउन लगने वाला है। इस तरह के बयान जब आते हैं नेताओं की तरफ से तो लोगों के मन में जाहिर सी बात है एक डर पैदा हो जाती है, और उसके बाद से वो रश क्रिएट हो जाता है, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, और इससे सबको परेशानी होती है। लेकिन इस खबर को लेकर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे वही खबर है, और बाकी सारे खबर भी जो ऐसे चलाए जा रहे थे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, उन सबको जो है सरकार ने बोला है भ्रामक खबर है, ये मिसलीडिंग जो है न्यूज है। और साथ ही साथ कहा है यहाँ पे कि भारत के पास केवल 5 दिनों का रणनीतिक तेल भंडार होने का दावा भ्रामक है। यानी कि पूरी तरीके से ये फेक खबर है, फेक न्यूज है, मिसलीडिंग न्यूज है, और इस तरीके की न्यूज पर आपको किसी भी तरीके से विश्वास नहीं करना है। ये मैं आपको एक अवेयरनेस देना चाहता था, इसीलिए मैंने जो है शुरू में ही इसको ऐड कर दिया, ताकि आप सभी जो है ऐसी खबरों से बचकर रहें जो कि आसपास आपके सर्कुलेट किए जा रहे हैं। ऐसी बात है कि अगर अप्लाई यानी कि सप्लाई कम है, सप्लाई कम है, और डिमांड जब ज्यादा हो जाएगा तो क्राइसिस के सिचुएशन हो जाएंगे। लेकिन ये क्राइसिस के सिचुएशन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों के मन में डर है, डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई उस तरीके से नहीं है। इसलिए पैनिक क्रिएट मत कीजिए, शांति बनाए रखिए और देश का साथ दीजिए, और ऐसे जो है बहुत आसानी से ये जो विपत्ति आई हुई है, ये जो हमारे समय क्राइसिस आया हुआ है, इन सबको जो है हम पार कर जाएंगे। ठीक है, अब जो है हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है कि रूपी फॉल्स टू ऑल टाइम लो अगेंस्ट डॉलर। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा रुपया जो है गिर चुका है डॉलर के मुकाबले। दोस्तों एक बार इतिहास में जाते हैं, 2014 के पहले की बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री हो या फिर कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी, यहाँ पे कुछ आप सेलिब्रिटी की पिक्चर्स भी देख रहे होंगे। जब भी डॉलर जो है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा होता है, तब ये लोग ट्वीट करते थे और मजाक उड़ाते थे। जैसे कि ये लिख रहे हैं कि सब कुछ गिर रहा है, रुपया की कीमत और इंसान की कीमत, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है ना। इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे थैंक गॉड अपुन का अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपी होता तो बार बार गिरता, है ना, गिरता रहता। इस तरह का जो है कमेंट, इस तरह का ट्वीट बार बार आता था और मजाक उड़ाया जाता था। आजकल ये लोग बोलते नहीं है। उस समय तो डॉलर की वैल्यू रुपए के मुकाबले जो है बहुत ज्यादा नहीं थी, लगभग 60 रुपए के आसपास थी, और अभी देखेंगे आप तो लगभग 95 रुपीज जो है टच करने वाली। लेकिन अमिताभ बच्चन है यहाँ पे, शिल्पा शेट्टी है, ये सारे जो सेलिब्रिटी जो है वो कमेंट करते थे। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और ये नरेंद्र मोदी भी बार बार ये बोलते थे कि क्या कारण है कि बांग्लादेश का करेंसी नहीं गिरता है, क्या कारण है कि पाकिस्तान का करेंसी नहीं गिरता, क्या कारण है कि भारत का करेंसी गिरता जाता है। इस तरह के बयान देते थे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री ये भी कहते थे कि एक जो है कंपटीशन चल रहा है, एक प्रतियोगिता चल रही है भारत की सरकार में और डॉलर में, भारत के रुपया में, भारत की करेंसी में, कि कौन ज्यादा गिरेगा। इस तरह के बयान आते थे 2014 के पहले। लेकिन अभी इस तरह का बयान आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये बयान भी यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी का ये वाला बयान आप जरूर सुनिए, यहाँ पे आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे आप देखिए तो यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले यानी कि अमेरिकन डॉलर के मुकाबले भारत की जो करेंसी है वो 95.04, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 94 रुपए है, 94 रुपीज थी, लेकिन आज जो है ये 95 रुपीज हो गई है। अगर आप सबने अगर इन्वेस्ट किया रहता 2-3 महीने पहले डॉलर में, तो हो सकता था कि आपको मुनाफा जो मिलता है वो शायद शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट और सोने चांदी से भी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता, आपको प्रॉफिट मिलता अगर आपने डॉलर में इन्वेस्ट किया रहता, क्योंकि बहुत ही कम समय में डॉलर के मुकाबले भारत का जो रुपया है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। आने वाले समय में आपको 100 रुपए भी देखने को मिलेगा। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए मैंने पाकिस्तान की भी करेंसी लगा दी है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हम हमेशा अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। हम सबको ये बात समझनी होगी कि पाकिस्तान हमारा कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप को क्यों क्लास के फेल बच्चे के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं? क्लास का फेल बच्चा जो होता है, जो एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ 5 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में जिसको कंपार्टमेंट आ रहे होंगे, क्या कभी आप उस बच्चे से कंपेयर करेंगे? खुद क्या तुलना करेंगे आप उस बच्चे से? इसी तरीके से कभी भी हमको पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपनी तुलना करनी है तो
यूरोपियन कंट्रीज के जो यूरोपीय जो देश हैं, हमारे डेवलप जो कंट्रीज हैं, उनसे कंपेयर करना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेयर करना चाहिए, हमें कंपेयर करना चाहिए जापान से, हमें कंपेयर करना चाहिए चाइना से। अगर इन देशों से कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी स्थिति क्या है। हमें पाकिस्तान के साथ कभी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज हमें पता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो बहुत छोटा सा बच्चा है, वो क्लास में फेल हुआ बच्चा है, जिसकी हम तुलना जो है क्लास में टॉप होने वाले बच्चे से कर रहे हैं, है ना। तो हमें कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। हालांकि देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक अमेरिकन डॉलर यानी कि $1 के बराबर जो है वहां की 279.2 रुपीज जो है, 20 रुपीज जो है पाकिस्तानी रुपीज यानी कि PKR यानी पाकिस्तानी जो करेंसी है वो 280 के लगभग बराबर है, यानी कि एक डॉलर इक्वल टू 280 पाकिस्तानी करेंसी। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे तो $1 इक्वल टू 95 रुपए जो है, यानी कि इंडियन करेंसी जो है 95 रुपए के बराबर है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको भी मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। अब एक बार जो है ना कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि यूरो है, ये चाइनीज करेंसी है, ये सिंगापुर की है, ताइवान की है, थाईलैंड की है, कोरिया की है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, और यहाँ पे देखोगे आप इंडिया है। यानी कि जितनी भी करेंसी के नाम मैंने अपने यहाँ पे रखे हैं उन सारे करेंसी में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी अगर किसी की है तो वो भारत की करेंसी है। ये जो है जेरोधा की तरफ से ये डेटा आया है। जेरोधा जिसके फाउंडर जो है निखिल कामत है, आप सब जानते होंगे, और वहां से जो ये डेटा आ रही है, और आप देख रहे होंगे कि इंडियन जो करेंसी है उसमें ज्यादा जो है गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है बाकी सारे करेंसी के कंपेरिजन में। अब यहाँ पे आप एक और डेटा देखिए, हम शुरुआत करेंगे 1947 से। 1947 में हमारा $1 जो था वो 3 रुपये के बराबर था, और आज 2026 में जो हमारा ₹1 जो है वो 95 रुपए के बराबर है। यानी कि ये जो सफर हमने तय किया है ये बहुत ही लंबा सफर है। 3 रुपए से कैसे ये 95 रुपए पहुंच गया। एक समय ऐसा था जब $1 जो है ₹1 के बराबर हुआ करता था, लेकिन अभी जो है आप देख रहे हैं कि $1 जो है वो 95 रुपए के बराबर है। अब ये सारे खेल को मैं आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा और इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले हम जानते हैं कि $1 जो है हमारा, $1 जो है वो हमारा कितने रुपए के बराबर है, 95 रुपए के बराबर है, 95 रुपीज। मैं साफ साफ शब्दों में लिख रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि हमें कोई सामान खरीदना है, चलो मैं इसको ले लेता हूँ कि $1 जो है 95 रुपए का है, ठीक है, $1 95 रुपए का। तो मुझे कोई जो है गुड्स परचेज करने हैं, कोई जो है गुड परचेज करना है, कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मुझे कोई गुड्स परचेज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आयात करना पड़ेगा, यानी कि इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो ये जो गुड्स है हमारा, अगर इसका दाम $5 है, कितना डॉलर है, $5 है, मान लो इसका दाम जो है, इसकी प्राइस जो है वो $5 है, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो मुझे 5 × 95 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं इसको। 5 × 95 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मान लो कि इसका दाम जो है 450 और 25 है ना, तो ये हो गया मान लो कि 475 रुपीज, मान लो रफ एस्टिमेट ले लेते हैं कि 475 रुपए हुआ। यानी कि अगर 95 रुपए है $1, तो अगर इस प्रोडक्ट को हमें खरीदना है, इस गुड्स को हमें खरीदना है तो मुझे 475 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरा केस अगर हम लेते हैं, दूसरा केस जैसे कि मान लो कि $1 जो है, $1 जो है अगर वो 80 रुपए के बराबर होता, $1 अगर 80 रुपए के बराबर होता और मुझे वह सेम प्रोडक्ट को खरीदना है तो मुझे कितने रुपए देने होते, यानी कि मुझे खरीदना, और उस प्रोडक्ट का दाम जो है $5 है। वही रखते हैं एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने वहां पे लिया था, उस प्रोडक्ट का दाम जो है $5 है और मुझे वही प्रोडक्ट खरीदना है, और $1 जो है 80 रुपए के बराबर, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो यानी कि 5 × 80, यानी कि मुझे 400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो सिंपल सी बात आपको समझ में आएगी कि अगर हमारा रुपया कमजोर होता गया डॉलर के मुकाबले तो हमारा जो इंपोर्ट होगा वो कॉस्टली होगा या फिर सस्ता होगा, यानी कि चीप होगा या फिर कॉस्टली होगा। ध्यान से समझिए, सेंटेंस को समझना है यहाँ पे आपको, तभी समझ में आएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो कि डॉलर के मुकाबले अगर रुपी कमजोर हो जा रहा है तो हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट वो कॉस्टली होगा या फिर चीप होगा। इसका आंसर जो है आपको कमेंट में करना है। क्या करना है, कमेंट में करना है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। आपको आंसर करना है कमेंट में कि अगर मान लो कि अगर रुपया की वैल्यू ऐसे ही गिरती चली जाएगी तो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कोई चीज मंगा रहे हैं, वो जो है कॉस्टली होगा या फिर क्या होगा, चीप होगा। अब देखो बहुत सारी चीजें हम बाहर से मंगाते हैं, हर चीज तो हम बाहर से मंगाते हैं। भारत जो है वो आयातक देश है, निर्यातक देश नहीं है, यानी कि वी आर नॉट अ एक्सपोर्टर कंट्री। हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। हर चीज तो हम इंपोर्ट ही करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करें, जर्मनी से इंपोर्ट करें, रशिया से इंपोर्ट करें, इजराइल से इंपोर्ट करें, अमेरिका से इंपोर्ट करें, हर कुछ हम इंपोर्ट करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे तो जो हमारे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल, इसको भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उन सब का पेमेंट जो है, उन सब का पेमेंट किस में करते हैं, सब चीज की पेमेंट जो होती है वो डॉलर में ही होती है। सब चीज की पेमेंट किस में होती है, डॉलर में ही होती है। यानी कि कोई भी इंटरनेशनल परचेज होता है, कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उसका जो पेमेंट होता है ना वो डॉलर में ही होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने ईरान से जो है
ईरान से जो है हमने 5 बैरल तेल खरीदा, 5 बैरल तेल खरीदा, तो 5 बैरल तेल का दाम अगर मान लो $500 होता है, $500 होता है, तो हमें जो है किसमें पेमेंट करना पड़ेगा? डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। वो हमसे इंडियन करेंसी यानी कि INR, इंडियन नेट रुपी जिसको कहते हैं, इंडियन करेंसी जो है वो हमसे नहीं लेगा, क्योंकि इंटरनेशनल जितने भी ट्रेड होते हैं वो किसमें होते हैं? डॉलर में ही होते हैं, इंडियन करेंसी में नहीं होती। समझ में आ रही बात? इसमें जो है स्विफ्ट कोड है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको मैं समझाऊंगा अभी। ये समझ में आ रही है कि पूरा इंटरनेशनल जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो सारा डॉलर में ही होता है। अब आपको 2-3 टर्म और यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, उसको भी जान लीजिए। सबसे पहला वर्ड होता है डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, ठीक है। फिर अगर दूसरा वर्ड अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे होता है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। डीवैल्यूएशन और डेप्रीशिएशन, इन दोनों में क्या फर्क है ध्यान से समझिएगा। मान लो कि $1 जो है हमारा, $1 जो है वो 10 रुपए के बराबर है, ठीक है। $1 जो है वो 10 रुपए के बराबर है। अब ये $1 जो है उसको सरकार जो है अगर 20 रुपए कर देगी तो उसको कहेंगे हम डीवैल्यूएशन, यानी कि सरकार जो है रुपए की वैल्यू को अगर गिराती है, खुद से गिराती है, तो उसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। ध्यान से समझना है, सरकार अगर गिराएगी तो उसको क्या कहेंगे? डीवैल्यूएशन कहेंगे। समझ में आ रही है? सरकार अगर रुपए की वैल्यू मान लो 10 रुपए थी, $1 10 रुपए के बराबर था, अब सरकार जो है $1 20 रुपए के बराबर कर देगी तो उसको क्या कहेंगे? डिवैल्यूएशन। आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आज तक के इतिहास में देखा जाए तो सरकार ऐसा 3 बार कर चुकी है। आखिरी बार 1991 में जब LPG क्राइसिस हुआ था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब हमने किया था और हमारे यहाँ बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, तब हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था और LPG रिफॉर्म को हमने अपनाया था। तब आखिरी बार जो हमने क्या किया था? अपने रुपये की वैल्यू को जो है डिवैल्यूएशन किया था। समझ में आ रही है? ध्यान से बात समझते रहिए। अब देखिए, आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा ऐसा क्यों किया जा रहा है। मान लो कि हमें क्या करना है? हमें करना है एक्सपोर्ट। हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है? निर्यात करना है। कोई चीज हमने बनाया है उसको दूसरे देश में भेजना है, अमेरिका में भेजना है, चाइना में भेजना है, दूसरे देश में भेजना है मान लो, ठीक है। तो पहले मान लो कि कोई चीज जो है 500 रुपए की चीज हम भेजते थे, 500 रुपए की चीज भेजते थे, ध्यान से समझते रहना। 500 रुपए की चीज भेजते थे तो हमें कितना डॉलर मिलता था? $50 मिलता था, $50 मिलता था। क्यों? क्योंकि $1 10 रुपए के बराबर है। जब $1 10 रुपए के बराबर है और हम 500 रुपए की चीज भेज रहे हैं तो हमें कितना रुपए मिलेगा? तो मल्टीप्लाई कर लो 550 इंटू 10, हमें कितना मिलेगा? 500 रुपए मिलेगा। यानी कि 500 रुपए की चीज हमने भेजी है बाहर। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, शायद बहुत सारे लोग जो होंगे जिनका बैकग्राउंड ना हो इकोनॉमिक्स का तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम जाहिर सी बात हम जब यूपीएससी के स्टूडेंट्स को ऐसा चीजें डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी चीजें वो पढ़ के आए रहते हैं, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के आए रहते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाती हैं। आप सब में बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड नहीं होगा, एक बार क्लैरिटी के लिए दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। हमें कोई चीज बाहर भेजनी है, यानी कि एक्सपोर्ट करना है, निर्यात करना है। तो जब निर्यात करना है यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर भेजना है। तो बाहर जब भी हम भेजते हैं तो हमें पैसा मिलेगा, तो पैसा तो इंडियन करेंसी में मिलेगा नहीं, किसमें मिलेगा? डॉलर में मिलेगा। ध्यान से समझो, कोई चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें पेमेंट किसमें मिलेगा? डॉलर में मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब मुझे कैसे पेमेंट करता है? यूट्यूब मुझे इंडियन नेट रुपीज यानी कि इंडियन करेंसी में पेमेंट नहीं करता, यूट्यूब मुझे डॉलर में पेमेंट करता है। किसमें करता है? डॉलर में पेमेंट करता है। इसीलिए अगर कोई भी चीज मैं बाहर भेजता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, तो पेमेंट भी मुझे डॉलर में मिलेगा। तो मान लो कि मैंने इंडिया में, दिल्ली में बैठ के मैंने 500 रुपए की कोई चीज बनाई और मैं उसको दूसरे देश में बेचना चाहता हूं, तो जब मैं दूसरे देश में उसको बेचूंगा, 500 रुपए की चीज मैं बाहर भेज रहा हूं, तो मुझे कितना डॉलर मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा $50। ठीक है बात है। लेकिन अगर सरकार ने क्या किया? सरकार ने बोला कि अब $1 10 रुपए के बराबर ना होके $1 20 रुपए के बराबर होगा, $1 20 रुपए के बराबर, यानी कि 2 गुना कर दिया। क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। अब देखो, मैं 500 रुपए की सामान बना रहा था यहाँ पे, अब 500 रुपए के मैं बाहर भेजूंगा, बाहर बेचूंगा, तो मुझे कितने डॉलर मिलेंगे? अब मुझे उसी सामान के लिए मुझे $100 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? $100 मिलेंगे। यानी कि सरकार जब जानबूझकर अगर रुपये की वैल्यू को गिराती है, कम करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन आज तक के इतिहास में 3 बार ही हुआ है भारत में, ठीक है। आखिरी बार कब हुआ था? 1991 में, जब हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आया था भारत में, ठीक है। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जब मार्केट डिसाइड करे कि भाई आपका रुपये का वैल्यू क्या होगा, यानी कि मार्केट डिसाइड करने का मतलब क्या हुआ? मार्केट डिसाइड करने का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि अभी जो है वो रुपये का वैल्यू कितना होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मार्केट डिसाइड करता है कि रुपये का जो वैल्यू होगा वो डॉलर के मुकाबले कितना होगा। ध्यान से समझते रहिएगा। तो सर इसका मतलब कोई कंट्रोल नहीं करता है, रुपये को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है कि भाई जो इतना ऊपर जाए जितना नीचे जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ध्यान रखना है, इसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है। आरबीआई जो है इसको पूरी तरीके से देखता रहता है। आरबीआई का काम है पूरी तरीके से देखरेख करना। आरबीआई इसमें कुछ समय में इंटरफेयर भी करता है। जैसे कि एक्सचेंज रेट 2 तरह के होते हैं, यहाँ पे ये भी आप समझ लीजिए। जो एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट वो 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट।
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। भारत में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चलता है। जैसे कि चाइना में अगर मैं एग्जांपल दूं तो चाइना में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता है। सर फ्लोटिंग और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ? मान लो कि सरकार फिक्स कर दे कि $1 के बराबर जो है 10 रुपए ही होगा, फिक्स कर दे, तो उसको क्या कहेंगे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि मार्केट डिसाइड करेगा कि रुपी के बराबर, रुपी का जो है क्या वैल्यू होगा डॉलर के मुकाबले, तो उसको क्या कहेंगे? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। समझ में आ रही है बात? अब देखो ये जो चीजें हो रही है ना, इससे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। किससे, किसका असर पड़ रहा है? हर चीज पर असर पड़ता है। अब जो है मान लो कि पहले जो हम तेल खरीदते थे, अगर 90 रुपए के हिसाब से जब हम तेल खरीदते थे तो हमें कम पैसा देना पड़ता था, यानी कि कम डॉलर देना पड़ता था। लेकिन अब 95 रुपए हो गया तो हमें ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा। मतलब ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। मान लो कि पहले हम 10 बैरल तेल खरीद रहे हैं, 10 बैरल तेल खरीद रहे हैं, और उस समय $1 की वैल्यू जो है वो 90 रुपए थी, ठीक है। अब जो हम सेम 10 बैरल ही तेल खरीद रहे हैं, 10 बैरल ही तेल खरीद रहे हैं, अब जो है $1 की वैल्यू जो है 95 रुपए हो गई है, तो इसमें मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रही है? ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रुपी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। मान लो कि कोई लड़का जो है वो बाहर बैठ के पढ़ता है, यानी कि यूएसए में पढ़ता है, उसके माँ बाप जो है उसको पैसा भेजते हैं हर महीने। तो पहले वो $1000 भेजते थे, यहाँ से $1000 भेजते थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका में इंडियन करेंसी नहीं चलेगा ना, तो उनको डॉलर में ही भेजना पड़ेगा पैसे बाहर, ठीक है। तो $1000 जो है वो भेजते थे बाहर, ठीक है। अब $1000 जब 90 रुपए था, यानी कि उसको आराम से 90,000 रुपए मिल जाते थे, और 90,000 रुपए में वो अपना खर्च चला लेता था। अब जो है अगर मान लो कि 95 रुपए हो जाएगा तो क्या होगा? भारत के जो पेरेंट्स हैं उनको ज्यादा डॉलर खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों पे असर पड़ेगा। इसको मैं और किसी और वीडियो में इन सब चीजों को, कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और मुझे एक और टॉपिक को डिस्कस करना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी का उल्टा होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इसका उल्टा होता है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि एप्रिसिएशन, ध्यान से देखिए, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि पहले $1 जो है वो 60 रुपए के बराबर था, 60 रुपए के बराबर था। अब $1 जो है वो 55 रुपए के बराबर हो गया, यानी कि रुपए की वैल्यू क्या हुई है? बढ़ी है। रुपए की वैल्यू क्या हुई है? बढ़ी है। तो इसको कहेंगे एप्रिसिएशन। यानी कि एप्रिसिएशन, जब रुपए का वैल्यू बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन, गिरेगा तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखिए एक और चीज आपको बताता हूं। अमेरिका में एक नई चीज की शुरुआत हुई है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि कोई राष्ट्रपति जो है नोट पे साइन करेगा, यानी कि वहां की जो करेंसी है वहां पे कौन साइन करने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप साइन करने वाले हैं। यूएस ट्रेजरी प्लान्स टू ऐड ट्रंप सिग्नेचर ऑन न्यू पेपर करेंसी ऑफ फर्स्ट फॉर सिटिंग प्रेसिडेंट। तो पहली बार कोई सिटिंग प्रेसिडेंट जो है, सिटिंग प्रेसिडेंट यानी कि जो ऑफिस में हो, वो सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो नोट पे यानी कि करेंसी पे साइन करने वाला है। अब इसकी तुलना भारत से करते हैं। भारत में क्या होता है? भारत में आप इस तरह के नोट देखते होंगे, 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, ये सब आपने देख रखा होगा, है ना, आप सबके पास होगा भी। अब देखिए भारत में क्या होता है, इस नोट को ध्यान से रखिए। पहले जो है हमारे पास अलग नोट था, फिर 2016 में जो है 8 नवंबर 2016 को जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है बहुत सारे नोट बंद हो गए और फिर नए नोट्स आए थे। अब भारत में कैसे काम होता है, नोट कैसे इशू होते हैं, कौन इशू करता है, किसके सिग्नेचर होता है, सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। देखो भारत में 2 तरह के बैंक होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक और एक होता है हमारा कमर्शियल बैंक। एक सेंट्रल बैंक और एक कमर्शियल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो होता है उसको जो है एपेक्स बैंक होता है। एपेक्स बैंक कहने का मतलब यह है कि सारे बैंक को रेगुलेट करने का काम यही करता है। कौन? सेंट्रल बैंक। कौन करता है? सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। और ये क्या करता है? ये सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन होता है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट बैंकिंग सर्विसेज, फंक्शन अंडर द सेंट्रल बैंक, ऑल द बैंक्स फंक्शन अंडर द सेंट्रल बैंक। अब देखो ये पापा है और ये उनका बेटा है, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है पापा है, जैसा जैसा ये कहेंगे वैसा ही काम करना है कमर्शियल बैंक को। यानी कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे जो आते हैं वो कौन आते हैं? कमर्शियल बैंक आते हैं, जिससे हम और आप इंटरेक्ट करते हैं। जैसे जिस बैंक में मैं जाता हूं वो क्या होगा? वो सेंट्रल बैंक होगा या कमर्शियल बैंक होगा? वो कमर्शियल बैंक होगा। सेंट्रल बैंक में हम नहीं जा सकते। सेंट्रल बैंक में जो नॉर्मल पब्लिक होती है, नॉर्मल सिटीजन होते हैं, वो ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। उसमें जो है कौन करता है? गवर्नमेंट करता है और बैंक करता है। ध्यान से समझते रहिए। फॉर्म अंडर स्पेसिफिक नेशनल स्टैट्यूट्स एंड ऑलवेज गवर्नमेंट ओन्ड, एस्टेब्लिश एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड गवर्नमेंट ओनरशिप। इसकी ओनरशिप किसकी होती है? गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है, यानी कि दोनों तरह के आपको बैंक देखने को मिलेंगे। आप जानते होंगे बहुत सारे बैंक है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एसबीआई बैंक है, बहुत सारे बैंक आपको सुनने के नाम, बहुत सारे नाम आप जानते होंगे। तो उसमें दोनों तरह के बैंक है, पब्लिक बैंक भी है यानी कि सरकार की भी बैंक है, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, और कुछ बैंक आपको देखने को मिलेंगे जो प्राइवेट ओन्ड बैंक है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है ये एक्ट के थ्रू बना है, इसका नाम है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ये एक्ट से बना हुआ है सेंट्रल बैंक हमारा, ठीक है। दूसरा आप यहां पे देखिए तो कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? सेंट्रल बैंक का काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना। आप बोलेंगे सर सेंट्रल बैंक महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है, सरकार कंट्रोल नहीं करती क्या? यस,
सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे औजार होते हैं जिसको हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं। उसका इस्तेमाल करके सेंट्रल बैंक जो है क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। लेकिन सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना काम नहीं है सरकार का, सेंट्रल बैंक का। उसका काम ये भी है ग्रोथ को इंश्योर करना, स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, बहुत सारे ऐसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करती है सेंट्रल बैंक, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ग्रोथ को इंश्योर करती है, डेवलपमेंट को इंश्योर करती है। सब काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। और भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे मोबिलाइज सेविंग्स एंड जनरेट प्रॉफिट वाइल प्रोवाइडिंग वेलफेयर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेलफेयर। इसका काम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये प्राइवेट और पब्लिक बैंक जो होते हैं, तो ये कमर्शियल बैंक है, इनका काम सिंपल क्या है कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो यानी कि दोनों का जो है यहाँ पे रोल और फंक्शन जो है डिफरेंट देखने को मिलेगा। Does not provide direct banking services to individuals. Central bank doesn't interact with public. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सेंट्रल बैंक होती है वो नॉर्मल पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। यानी कि मैं चाहूँ कि सेंट्रल बैंक में जाके पैसे जमा कर दूं तो मैं नहीं जमा कर सकता। यानी मुझे अगर पैसे जमा करने हैं, मुझे अगर बैंक की कोई भी फैसिलिटी को लेनी है, तो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा? कमर्शियल बैंक में जाना पड़ेगा। और कमर्शियल बैंक ही क्या करती है? जनरल पब्लिक के साथ जो है इंटरेक्ट करती है। यानी कि पैसे मुझे डिपॉजिट करने हैं, पैसे मुझे विड्रॉ करना है, अकाउंट ओपन कराना है, जो भी फैसिलिटी मुझे अगर लेनी है कॉमन पब्लिक को, तो उसके लिए मुझे कमर्शियल बैंक में जाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन तो बोलोगे सर कि ये सेंट्रल बैंक क्या करता है? तो जिस बैंक में हम जाते हैं उन बैंकों का बैंक है सेंट्रल बैंक। समझ में आ रही बात? जिस बैंक में हम जाते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक में जाता हूं, आईसीआईसीआई में जाता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाता हूं, तो उन बैंकों का बैंक कौन है? उन बैंकों का बैंक है हमारा सेंट्रल बैंक। समझ में आ रही है? सरकार का बैंक कौन सा है? जो सरकार है हमारी, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट हो, उन सबका बैंक कौन है? उन सबका बैंक जो है ये है आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक। यानी कि इट इज अ बैंकर्स टू द बैंक, इट इज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। क्लियर बात है? फिर आप देखेंगे मॉनेटरी रेगुलेटर एंड रिवाइजर टू द नेशन इशू करेंसी। ये करेंसी को भी इशू करता है। भारत में करेंसी इशू करने का जो है राइट जो है वो सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। ये पैसे नहीं छापते हैं, पैसे छापने का काम जो है सिर्फ सेंट्रल बैंक करता है, यानी कि आरबीआई करता है। फिर आप देखेंगे तो पहला जो है पूरी दुनिया में सबसे पहले जो सेंट्रल बैंक आया था वो आया था हमारा स्वीडन में, ठीक है। स्वीडन में सबसे पहले जो है आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे? स्वीडन में सबसे पहले जो है सेंट्रल बैंक देखने को मिलेगा। अगर आप चले जाएंगे यूएसए में, तो यूएसए में आपको फेडरल बैंक देखने को मिलेगा। भारत में आ जाएंगे तो भारत में आपको आरबीआई देखने को मिलेगा। वैसे ही आप इंडिया में चले जाए तो एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ऐसे बहुत सारे बैंक आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर कमर्शियल बैंक एंड दीज आर सेंट्रल बैंक, ठीक है। ब्रीफ में जो है बहुत कम समय में कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोट पे साइन किसका होता है, नोट कैसे होते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझते रहिएगा। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन दैट इशू करेंसी नोट्स। भारत में करेंसी नोट्स इशू करने का पावर किसके पास है? आरबीआई के पास है। यानी कि सरकार जो है वो क्या करती है? वो करेंसी नोट्स को इशू नहीं करती है। नोट्स को इशू करने का पावर जो है, सोल अथॉरिटी जो है, सोल मतलब एकमात्र अथॉरिटी किसके पास है? तो वो है आरबीआई के पास। ये ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आरबीआई नोट कौन बनाता है, नोट कौन इशू करता है, नोट कौन छापता है, तो आपका आंसर सिंपल सा होना चाहिए आरबीआई। गवर्नमेंट मत बोलिएगा कभी भी, सेंट्रल गवर्नमेंट मत बोलिएगा कभी भी। कभी भी आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मत बोलिएगा, आप बोलिएगा आरबीआई, ठीक बात है। आरबीआई एंड करेंसी इशुएंस, सोल अथॉरिटी। आरबीआई हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू इशू बैंक नोट्स अंडर सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। मैंने बताया ना, आरबीआई एक्ट 1934 ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसी एक्ट से जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसमें बहुत सारे प्रोविजन है जिसका इस्तेमाल ये करके देश में करेंसी नोट को भी इशू करता है, उसको छापता है, प्रिंट करता है। फिर आप देखेंगे डेनोमिनेशन। डेनोमिनेशन का मतलब होता है कितने कितने रेंज का जो है नोट इशू कर सकता है। जैसे कि आप देखेंगे 2 रुपए का नोट होता है, 5 रुपए का नोट होता है, 10 रुपए का नोट होता है, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 का, 500 का, 2000 का। क्या आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितने रुपए का नोट जो है आरबीआई छाप सकता है? कितने रुपए का नोट? आपने 2000 तक के नोट तो देख लिए है ना। पहले 2000 का नोट नहीं हुआ करता था, पहले मैक्सिमम जो है 1000 रुपए का नोट हुआ करता था। फिर जो है गवर्नमेंट ने जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया तो 2000 के नोट वो लेके आए, लेकिन वो 2000 नोट को भी उसने जो है वापस ले लिया। अभी जो मैक्सिमम जो हमारा डिनोमिनेशन है वो कितने रुपए का है? 500 रुपए का है आई थिंक। तो मैक्सिमम कितने रुपए का नोट जो है वो आरबीआई छाप सकती है? द आंसर इज 10,000। सही है या गलत है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक बात है। आप बोलेंगे सर 1 रुपए का भी नोट होता है, मेरे पास है 1 रुपए का नोट। आपने 1 रुपए का नोट यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ध्यान रखना है 1 रुपए का नोट जो है वो आरबीआई नहीं छापता है। यानी कि 1 रुपए का नोट का जो इशू करने का जो राइट है वो आरबीआई के पास नहीं है, उसको सर्कुलेट करने का राइट है, इशू करने का राइट नहीं है। तो किसके पास है इशू करने का राइट? तो ध्यान से देखिए, द 1 रुपी एक्सेप्शन, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू द 1 रुपीज नोट एंड ऑल कॉइन्स। जितने भी सिक्के आप देखते हैं, सिक्के, कॉइन्स, जितने रुपए के सिक्के आपने देखे होंगे आज तक के, उन सारे सिक्कों को
और 1 रुपए के नोट को कौन इशू करता है? उसका नाम याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। यानी कि बाकी सारे जितने नोट हैं उसको इशू करेगा आरबीआई, लेकिन 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के हैं उन सबको इशू कौन करता है? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर बात है? तो 1 रुपए के साइन, 1 रुपए के नोट पे सिग्नेचर किसका होता है? कमेंट में बता सकते हैं क्या? जितने भी नोट आप देखते होंगे, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 का, उस पर सिग्नेचर जो होता है वो गवर्नर का होता है, यानी कि आरबीआई के गवर्नर का होता है। ठीक बात है? लेकिन 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर आरबीआई का गवर्नर का साइन नहीं होता, तो फिर किसका साइन होता है? कमेंट में बताइए। सिग्नेचर डिस्टिंक्शन, आरबीआई नोट्स बियर द गवर्नर सिग्नेचर वाइल द 1 रुपी नोट्स बियर द फाइनेंस सेक्रेटरी सिग्नेचर। आंसर मिल गया आपको कि 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, जो फाइनेंस सचिव होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, लेकिन जो बाकी सारे जो नोट्स आप देखते हैं उस पर सिग्नेचर जो है वो आरबीआई के गवर्नर का होता है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? मल्होत्रा साहब है क्या? कमेंट में बताइए आरबीआई के गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल तो चले गए, लेकिन अभी जो है कौन है गवर्नर? संजय मल्होत्रा है क्या? कमेंट में बताइएगा आप सब। Issuance system, currency is issued based on the minimum reserve system since 1957 requiring 200 करोड़ गोल्ड्स फॉरेन एसेट। देखो सरकार को जो है, सॉरी सरकार को नहीं, आरबीआई को जो है 200 करोड़ रुपए का एसेट जो है अपने पास रिजर्व करना पड़ता है। और 200 करोड़ रुपए जरूरी नहीं है कि आप जो है 200 करोड़ रुपए कैश में रखेंगे, 200 करोड़ रुपए को आप गोल्ड में भी रख सकते हैं। लगभग जो है मान लो कि आप जो है 115 करोड़ आपने जो है गोल्ड में रख लिया और 85 करोड़ रुपए जो है अपने फॉरेन एसेट्स, यानी फॉरेन एसेट का मतलब क्या होता है? करेंसी वगैरह, कुछ फॉरेन बॉन्ड्स होंगे उनके फॉर्म में, यानी कि 200 करोड़ रुपए का आपको मिनिमम रिजर्व रखना है ना? इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन 200 करोड़ रुपए का जो है आपको मिनिमम रिजर्व सिस्टम आपको मेंटेन करके रखना होता है। जैसे कि कोई बैंक होती है ना, जैसे कि मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, एक्सिस बैंक है, तो सरकार आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि आपको मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन करके रखना है। यानी कि आपको मान लो कि 100 रुपए बैंक में अगर डिपॉजिट किया जा रहा है, एक्सिस बैंक में मान लो कि 100 रुपए ही है टोटल, तो क्या 100 रुपए जो है बैंक लोन पे दे देगी? नहीं। तो सरकार क्या कहती है, आरबीआई क्या कहता है, माफ करना सरकार नहीं, आरबीआई क्या कहता है कि आपको मिनिमम अमाउंट मेंटेन करके रखना है। इसी को मैं बोलता हूँ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजें जो होती हैं। मिनिमम रिजर्व रेशियो क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेचुटरी रिजर्व रेशियो एसएलआर, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर बोलते हैं, और इसको सीआरआर कहते हैं। यानी कुछ पैसे जो है वो बैंक को अपने पास हमेशा रिजर्व में करके रखने होते हैं, कुछ पैसे बैंक को जो है वो आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं। ये सारे कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिसको आने वाले वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा। आगे देखिए, क्वाइनेज एक्ट 2011, ये जो क्वाइनेज एक्ट 2011 है, इससे क्या होता है? वाइल द गवर्नमेंट मिंट क्वाइंस व्हेन द आरबीआई डिस्ट्रीब्यूशन एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया कि जितने भी सिक्के होते हैं उस पर सिग्नेचर होता है क्या? सिक्के पे तो सिग्नेचर होता ही नहीं है, तो सिग्नेचर का क्वेश्चन ही नहीं आता उस पर। तो जितने भी सिक्के होते हैं उन सिक्कों को इशू तो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम है ना, मार्केट में सर्कुलेट करने का काम करता है आरबीआई करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कभी भी एग्जामिनेशन में कि हु डिस्ट्रीब्यूट द क्वाइंस अमंग द नेशंस और इन द इकोनॉमी इन द मार्केट, तो आंसर इज आरबीआई। ठीक बात है। फिर आप देखिए, लीगल टेंडर अंडर सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट, एवरी बैंक नोट इज गारंटीड बाय द सेंट्रल बैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी आप बैंक नोट देखते हैं, बैंक नोट 2 तरह के नोट होते हैं, करेंसी नोट, एक बैंक नोट। हालांकि कभी कभी हम लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं। करेंसी नोट होता है 1 रुपए का जो नोट होता है उसको हम लोग करेंसी नोट कहते हैं। बाकी जो बैंक इशू करता है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का जो नोट होता है उसको हम लोग कहते हैं बैंक नोट। अब ये देखो, जो बैंक नोट होता है ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब क्या? वहां पे आप देखते होंगे कि लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। किसी भी नोट पे आप देखेंगे ना, अगर 100 रुपए का नोट है तो वहां पे लिखा रहेगा कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और उसके नीचे जो है सिग्नेचर रहता है आरबीआई के गवर्नर का। इसका मतलब क्या होता है कि उस नोट को लेकर आप इंडिया में कहीं भी चले जाएंगे, हालांकि जाली नोट नहीं होना चाहिए, फर्जी नोट नहीं होना चाहिए, लीगल नोट होना चाहिए, तो कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपए ही हो सकती है, 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, 100 रुपए से कम नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना है। मान लीजिए आप 100 रुपए का नोट कहीं लेके जा रहे हैं और आपको कोई लेने से मना कर रहा है, तो वो जो है इलीगल क्राइम कर रहा है। ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता। इसीलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्या कहती है कि ये लीगल टेंडर है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। पूरे ऑल ओवर कंट्री में जो है आप कहीं भी उसको जाकर सर्कुलेट कर सकते हैं, नो वन विल डिनाई, कोई मना नहीं करेगा। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, कहाँ ये छपता है? जाना नहीं है यहाँ पे, है ना। तो 4 जगह छपता है ये, नासिक में, देवासा, मैसूरू में और सालबोमी, 4 जगह जो है ये नोट की छपाई होती है। अब देखो नोट की छपाई कैसे होती है, इसका पेपर कहाँ से आता है, इसका जो इंक का इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हैं। आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो किसी और एक वीडियो में उसके बारे में भी जरूर बताऊंगा कि पेपर की छपाई होती कैसे है, जो नोट की छपाई जो होती है वो होती कैसी है, और कि उस सरकार बहुत सारे नोट क्यों नहीं छाप देती है, बहुत सारे नोट क्यों नहीं छाप देती। जब सरकार को लगता है कि पैसे की दिक्कत हो रही है, क्राइसिस आ रहा है, तो सरकार को बहुत सारे नोट छाप देने चाहिए।
अगर सरकार बहुत सारे नोट छाप देगी तो क्या होगा? ये सारे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे मन में आते हैं। तो इन सारे सवालों के बारे में जो है हम किसी और एक वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे, आप सब कुछ भी जरूर बताऊंगा मैं। मैक्सिमम डिनोमिनेशन अगर देखें तो एज पर द आरबीआई एक्ट द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ नोट दैट कैन बी प्रिंटेड इज 10,000। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10,000 रुपए के नोट जो है छापे जा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के इतिहास में कभी 10,000 रुपए का नोट छापा गया है? हाँ, छापा गया है। इस ईयर में छापा गया, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जरूर बताइएगा कमेंट में। करेंसी मैनेजमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट इन मुंबई ओवरसीज द लाइफ साइकिल ऑफ इंडियन बैंक नोट्स। ठीक बात है। अब देखिए कुछ लास्ट में जो है आपको एक जो है चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा जाता हूं कि जो बैंक नोट होता है उसको इशू कौन करता है? आरबीआई। ये जो है चार्ट आपको अगर समझ में आ गया, यानी कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। बैंक नोट का मतलब क्या हुआ? जो नोट आरबीआई जो इशू करता है, आरबीआई कौन इशू करता है? 1 रुपए का नोट छोड़ के सारा नोट कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। समझ में आ गई? 1 रुपए का नोट छोड़ के बाकी सारा नोट कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। समझ में आ गई? यानी कि बैंक नोट को इशू करेगा आरबीआई। करेंसी नोट मतलब 1 रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट कौन लाता है? सेंटर लाता है। सिग्नेचर किसका होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। कहां से इशू होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू होता है, ये ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं क्वाइंस को कौन इशू करता है? सेंटर। ठीक बात है। फिर आप देखिए डिनोमिनेशन, यानी कि कहां से कहां तक का नोट बनाया जा सकता है, छापा जा सकता है। तो 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट जो है छापे जा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ 1 रुपए का नोट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है छापती है। फिर इसमें आप देखेंगे तो डिनोमिनेशन अप टू 1,000, यानी कि 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का, 1,000 रुपए तक का सिक्का भी जो है बनाया जा सकता है। अभी भी आपको जो है 1,000 रुपए का सिक्का मिल जाएगा, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होगी। कभी भी आप वेबसाइट पे जाइएगा, अगले वीडियो में मैं जरूर, इंटरनेट यहाँ पे एक्सेस रहता तो मैं खोल के दिखाता, आपको 500 रुपए के भी सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन 500 रुपए के सिक्के तो आपने देखे नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन 500 रुपए का सिक्का आप खरीद सकते हैं। वो कॉमेमोरेटिव सिक्के होते हैं। कॉमेमोरेटिव सिक्के मतलब कोई एक किसी व्यक्ति का जन्म तिथि है, कोई हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उस पर जो है सरकार जो है बहुत सारे सिक्के इशू करती है। वो जाएंगे आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे तो वहाँ पे 500 का सिक्का, 300 का सिक्का, 200 का सिक्का, ऐसे बहुत सारे सिक्के आपको मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, सिक्का होगा 200 रुपए का, लेकिन मिलेगा कितने में? 2,000 में, 4,000 में, 10,000 रुपए में, ऐसे मिलेगा। सिक्का होगा 200 रुपए का, लेकिन मिलेगा कितने में? 10,000 रुपए में। आपको खोल के दिखा था, आप जरूर खोल के देखना एक बार इंटरनेट पे। 200 रुपए का सिक्का होगा, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। यानी कि सरकार के पास, गवर्नमेंट जो है वो कितने रुपए का? 1,000 रुपए तक के जो है सिक्के इशू कर सकती है। अच्छा, कौन से एक्ट से इनको पावर मिलता है? तो आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, लेकिन इसमें आरबीआई एक्ट नहीं है, इसमें क्वाइनेज एक्ट है 2011 का। ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं बैंक नोट, इसको कहते हैं रूपी क्वाइन। अच्छा, इसको कहते हैं हम लोग करेंसी नोट, और इसको कहते हैं रूपी क्वाइन। गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। लीगल टेंडर है, यस, बट लिमिटेड लीगल टेंडर। कैश कैन बी यूज्ड फॉर द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन अप टू 2 लाख रुपीज ओनली। यानी कि कैश में अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो मैक्सिमम कितने रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कैश में? 2 लाख रुपए का। कमेंट में बताइएगा आज तक का आपने मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कैश में कितना किया है। ठीक है। गवर्नमेंट का ये जो है एक्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। इसमें जो है अगर मान लीजिए आपके पास 1 रुपए का नोट है, और 1 रुपए का नोट मान लीजिए मुझे जाना है क्या करने? मुझे कार खरीदने जाना है। क्या? कार खरीदने जाना है। ठीक है। और मेरे पास सिर्फ 1 रुपए का नोट है, और मैं 1 रुपए का नोट इतना सारा लेकर मैं पहुंच गया कार खरीदने, तो मैं कितना रुपए उसको दूंगा? कितने नोट मैं उसको दे सकता हूं? तो ध्यान रखना है, 1,000 रुपए तक, 1,000 रुपए तक मैं 1 रुपए का नोट दे सकता हूं, उसके बाद मैं नहीं दे सकता। 1,000 रुपए तक 1 रुपए का नोट लेने के लिए सामने वाला बाध्य है लीगली, लेकिन 1,000 रुपए के बाद जो है वो मना कर सकता है। समझ में आ गई बात? 1,000 रुपए तक वो ले सकता है, 1,000 रुपए के बाद वो मना कर देगा। यस, बट लिमिटेड लीगल टेंडर 1 रुपीज नोट ट्रांजेक्शन अप टू 1,000। अच्छा, सिक्के में देखिए तो यस, बट लिमिटेड लीगल टेंडर 50 पैसा क्वाइन ट्रांजेक्शन अप टू 10 रुपीज, 1 रुपी क्वाइन अबव एंड अबव ट्रांजेक्शन अप टू 1,000। यानी कि मान लीजिए आपके पास 5 रुपए का सिक्का है। कितना है? 5 रुपए का सिक्का है, और आप चले गए बाइक खरीदने, और सिर्फ 5 रुपए का सिक्का लेके गए हैं, तो कितना? शोरूम का जो भी एजेंसी होगी वो सिर्फ आपसे 1,000 रुपए ही ले सकती है सिक्के के फॉर्म में। नहीं, 5 रुपए के सिक्के के फॉर्म में सिर्फ 1,000 रुपए ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं ले सकती है। ठीक है। क्योंकि उसके बाद से वो लीगली बाइंड है मना करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे साइन किसका होता है? आरबीआई गवर्नर का। इस पे साइन किसका होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का। सिक्के पे तो किसी का साइन ही नहीं होता है। अच्छा, लाइबिलिटी अगर देखें तो लाइबिलिटी किसके ऊपर है? आरबीआई के ऊपर। जो लिखा रहता है ना, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, आरबीआई का सिग्नेचर रहता है गवर्नर का, यानी कि लाइबिलिटी है उसके ऊपर। लाइबिलिटी समझ रहे हैं ना? एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे देखो ना, एक है एसेट और एक है लाइबिलिटी। ठीक है, एसेट और लाइबिलिटी। मान लो कि 100 रुपए मैं लोन लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं? 100 रुपए लोन लेता हूँ बैंक से। 100 रुपए मैं लोन लेता हूँ बैंक से, तो बैंक के लिए क्या है? वो 100 रुपए एसेट है, और मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। मेरे लिए लाइबिलिटी क्यों है? कि ये 100 रुपए का जो लोन है मुझे ना वो वापस करना है। अगर मुझे वापस नहीं करना रहता है तो ये मेरे लिए एसेट होता है, लेकिन मुझे क्या करना है? इसको वापस करना है। जैसे मान लो कि 1 करोड़ रुपए मैं बैंक में जमा किया। क्या किया? 1 करोड़ रुपए मैंने बैंक में जमा किया, तो बैंक के लिए क्या हो जाएगा? वो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा लाइबिलिटी।
लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि बैंक को मुझे वो 1 करोड़ रुपए वापस करना है। मैं जब भी जाऊंगा बैंक में चेक साइन करके दूंगा और बोलूंगा मुझे 1 करोड़ रुपए वापस दो, तो बैंक के लिए वो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए क्या है? वो पैसा, वो 1 करोड़ रुपए मेरे लिए क्या है? एसेट है। समझ में आ गया? ये होता है एसेट और लाइबिलिटी। लाइफ में कभी भी आप एसेट बनिए, लाइबिलिटी किसी के ऊपर मत बनिए, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। ठीक है, ये समझ में आ रही है आपको? फिर ये देखिए कि प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, छपता कहाँ पे है, तो ये अलग अलग जगह का नाम लिखा हुआ है। नासिक में, देवासा में, मैंने आपको पहले, मैसूर में, सलमोनी में, जगह का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये कौन सी कंपनी जो है वो सिक्के को छापती है, बनाती है, मिंट करती है, तो उसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है सिक्के को बनाती है। ठीक बात है। अब जो है मैंने आपको लास्ट में बोला था कि एक खबर ऐसी है जिसने अमेरिका के FBI के डायरेक्टर की नींद उड़ा रखी है। इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। आई थिंक क्लास में बहुत कम समय में मैंने बहुत चीजें समझाने की कोशिश की है। हालांकि यही सारी चीजों को समझाने के लिए हमें कितने लगभग 4 से 6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ही आराम से और बहुत ही पेशेंस के साथ क्लास में हम इन सबको डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश थी कि आपने डिमांड किया था कि सर हमें समझना है, तो बहुत कम समय में आप सबको समझाने की कोशिश करूँ। वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो आप सब देखते नहीं है, इस कारण से जो है कम समय में आई थिंक आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो में लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जितने भी सवाल मैंने पूछे हैं उन सब का आंसर जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।